हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 का टॉपिक 8 पढ़ेंगे, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड द आउटपुट, यानी कि एग्रीकल्चर कैसे डिफरेंट फील्ड्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस टाइप से एग्रीकल्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। अब नेशनल इकोनॉमी यानी जीडीपी में जो एग्रीकल्चर है वो किस टाइप से कंट्रीब्यूट करता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का होना। कंट्रीब्यूट्स अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। अब जीडीपी का जो 1/6 अमाउंट है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एग्रीकल्चर। अगर हम इसे दूसरे सेक्टर्स के साथ, ये जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर जो है, इसे जब हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के साथ कंपेयर करें तो ये रिलेटिवली बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी में, लेकिन फिर भी 1/6 अमाउंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर अकेले। प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज, और एग्रीकल्चर की ही वजह से इंडस्ट्रीज जो है उन्हें रॉ मटेरियल्स मिल पा रहे हैं। रॉ मटेरियल्स के तौर पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, जिससे कि सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर पाए। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा, हम फार्मिंग नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है उसे ही हम एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में। तो जैसे शुगर केन से गुड़ यानी जैगरी और शुगर बनती है, और ये जो शुगर केन है जो हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के थ्रू मिला है, एग्रीकल्चर से मिला है, तो उसे एज अ रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में शुगर एंड जैगरी बनाने के लिए। कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए कॉटन भी एग्रीकल्चर से ही आ रहा है, फार्मिंग कर रहे हैं तभी कॉटन कल्टीवेट कर पा रहे हैं और तब जाके उससे कॉटन टेक्सटाइल्स बन रही हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज में, और तब जाके सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ हो पाती है। प्लेज अ की रोल इन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, और नेशनल इकोनॉमी में कैसे इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हम जब एक्सपोर्ट करेंगे डिफरेंट मटेरियल्स को, जैसे हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो हुआ है हमारा, जो भी क्रॉप्स है उन्हें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आता है, इंडिया में डॉलर्स आते हैं। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, बाहर के देशों से जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर के देशों से हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1/6 अमाउंट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है हमारी कंट्री में, और एज अ रॉ मटेरियल हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज में। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स। अब हमारी कंट्री में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है, यानी कि हमारी पूरी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, यानी फार्मिंग करते हैं, चाहे लैंडलेस फार्मर्स हो, लेबरर्स हो, चाहे लैंड ओनर्स हो, जमींदार्स हो, फार्मर्स हो, स्मॉल पीजेंट्स हो, यानी सभी जो लोग हैं, मेनली ज्यादातर जो लोग हैं हमारी पॉपुलेशन के, ज्यादातर जो लोग हैं, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे एम्प्लॉयड है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में फार्मिंग कर रहे हैं। सपोर्ट्स लाइवलीहुड ऑफ मेनी पीपल, और डिफरेंट पीपल है, माइग्रेंट जो पीपल होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं, जो इन सर्च ऑफ वर्क जाते हैं, दूसरी जगहों पे माइग्रेट कर जाते हैं लैंड के लिए, फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं और तब जाके अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो पीपल हैं, फार्मर्स हो, वर्कर्स हो, पीजेंट्स हो, ये सब डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, डिपेंड करते हैं फार्मिंग पे। तो एग्रीकल्चर जो है वो सपोर्ट करता है काफी लोगों की लाइवलीहुड को, यानी कि काफी लोग डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर पे। देन कंट्रीब्यूशन टू आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी फॉर द नेशन। अब आउटपुट यानी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, हम एग्रीकल्चर के थ्रू जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस निकल रहा है, हमारा जो आउटकम निकल रहा है, आउटपुट है, उससे क्या हो रहा है, हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होती जा रही है। यानी कि पहले इंडिया जो है, जब इंडिपेंडेंस हमने गेन करी थी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन बना था, तब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे फूड के टर्म्स में। फूड आइटम्स हमें बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़ रहे थे, स्पेशली यूएसए से। और फिर 1960s और 1970s के टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और उसके बाद सरप्लस अमाउंट में हमने क्रॉप्स कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा इंडिया में, और तब जाके हम सेल्फ सफिशिएंट हुए। यानी कि अब हमें किसी और देश पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अब हम इंडिया में ही सरप्लस अमाउंट में क्रॉप्स कल्टीवेट कर पा रहे थे, जिससे हम लोग अपने नेशन के लिए, अपनी जो पॉपुलेशन है उसे खिलाने के लिए इनफ अमाउंट में हम फूड जो है हमारे पास अवेलेबल था, हम कल्टीवेट कर ले रहे थे। India is among the world's leading producers of many crops such as rice,
wheat, pulses एक्सेट्रा। अब इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड को लीड करता है, यानी कि इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है डिफरेंट क्रॉप्स का। पूरे वर्ल्ड में काफी सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिसका लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया, यानी कि इंडिया में ही सबसे ज्यादा वो क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उन क्रॉप्स का इंडिया में ही होता है। अब वो क्रॉप्स कौन सी है? राइस, व्हीट, पल्सेस और बहुत सारी स्पाइसेस जो एंशिएंट इंडिया से हम लोग जिनका ट्रेड करते आ रहे हैं, जिनको एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो स्पाइसेस मेनली इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती हैं एंशिएंट टाइम से, और आज भी इंडिया से मेनली स्पाइसेस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती हैं, और स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करके बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी आता है इंडिया में। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है डिफरेंट क्रॉप्स की, राइस, व्हीट, पल्सेस और स्पाइसेस और डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं। सरप्लस प्रोडक्शन सपोर्ट्स बफर स्टॉक्स। अब जब हम सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, सरप्लस अमाउंट में हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत ज्यादा निकल रहा है हमारा, तो उससे हम स्टॉक्स बना लेते हैं, यानी उन सरप्लस अमाउंट को, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्रॉप्स है, उन्हें हम स्टोर कर लेते हैं, जिससे इन फ्यूचर अगर लोगों की नीड्स बढ़े, अगर लोगों को और ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, तो हम लोगों को ये स्टोर किया हुआ जो क्रॉप्स हैं वो दे सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, यानी राशन शॉप्स के थ्रू भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं ये क्रॉप्स जो सरप्लस अमाउंट में होते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी रहती है हमारी कंट्री में, यानी कि जब हमारे सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन होगा, यानी लोग जिनकी डिमांड्स अगर कम है और हमने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर लिया है, तो जो प्राइसेस हैं वो गिरते हैं, प्राइसेस कम होते हैं। और अगर कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा हैं और हमने जो प्रोडक्शन किया है वो उन कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में कम है, तो प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, कभी प्राइसेस हाई होते हैं, कभी लो हो जाते हैं अचानक से। तो जब हम रेगुलरली सरप्लस अमाउंट में क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं, हमारा परफेक्ट एक स्टॉक बना हुआ है, तो हम लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, स्टेबल रहेंगे। यानी कि हमारे प्राइसेस ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि कहीं हाई देखने को मिल रहा है, कहीं पे लो हो जा रहे हैं एकदम से, ऐसे हमें फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिलेंगे, हमें प्राइसेस में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, कोई गिरावट या फिर हाई प्राइसेस देखने को नहीं मिलेंगे, बार बार चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो एग्रीकल्चर किस टाइप से कंट्रीब्यूट कर रहा है डिफरेंट फील्ड्स में, वो हमने आज की वीडियो में जाना। नेशनल इकोनॉमी में, यानी कि हमारे जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर, साथ ही साथ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की वजह से ही हमारा सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर पा रहा है और हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट, यानी सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमें कहाँ देखने को मिला है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में। सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड हैं, फार्मिंग करते हैं, और बहुत सारे लोगों की जो लाइवलीहुड है, जो सर्वाइवल है, वो किस पे डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर पे। साथ ही साथ जो आउटकम निकल रहा है, यानी जो आउटपुट निकल रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, उसकी वजह से हम लोग अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। अब हमें किसी और देश पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। और वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से एक है इंडिया। इंडिया जो है वो वर्ल्ड को लीड करता है डिफरेंट क्रॉप्स के कल्टीवेशन को, डिफरेंट क्रॉप्स के प्रोडक्शन के मामले में। राइस, व्हीट, पल्सेस, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सब हमने डिस्कस किया। फिर सरप्लस प्रोडक्शन जब होता है तो उसके वजह से हमारे स्टॉक बनता चला जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो सरप्लस क्रॉप्स होती हैं उनको, और साथ ही साथ प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहते हैं, यानी फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इस टाइप से डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट फील्ड्स में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है वो पढ़ा, इन डिटेल समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।